नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मधुर। तो आज मैं आपके लिए विश्व भारत का भूगोल तथा संसाधन ये चैप्टर लेके आई हूँ और आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है इसमें से बीपीएससी में आपके 19 नंबर पूछे गए थे, जो आपके प्रीवियस ईयर्स हैं, यानी आपकी TRE 1 और TRE 2 में। तो इसमें ऐसे आपके 19 नंबर आए थे, यानी ज्योग्राफी से आपके 19 नंबर पूछे गए थे। पॉलिटी से मात्र आपके 4 नंबर ही पूछे गए थे और EVS से भी आपके 2-3 ही प्रश्न पूछे गए थे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न बने थे और आपके करंट अफेयर्स से। तो जिन सब्जेक्टों से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं, हम पहले उन्हें ही पढ़ेंगे क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड की बात करते हैं। तो जैसा कि ब्रह्मांड के बारे में कहा जाता है, सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड वस्तुतः सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप होता है। आप चाहें तो यहाँ से अपने खुद के नोट्स बना सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हो और आप PDF के लिए मतलब हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। दूसरा हमारा मेन पॉइंट है और ये जो बुक है हमारी, तो इसमें यानी आपका जो प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं सिर्फ वही पॉइंट है, इसमें डिटेल में नहीं है। अगर आप डिटेल में कोई चीज़ पढ़ना चाहते हो, अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हो, टाइम तो इतना नहीं है आपके पास, तो उसके लिए आपको मैं बताती हूँ कि आपको NCERT और प्लस पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है, यानी आप प्राइमरी में 1 से 5, ठीक है, और प्राइमरी के पेपर के लिए आपको SCERT यानी जो बिहार के स्टेट की जो बुक होती हैं और हमारे यूपी की भी है, यानी सारे स्टेटों की बुक होती तो वो NCERT से ही संबंध है। लेकिन सीधे प्रश्न आपके SCERT से ही BPSC में पूछे गए थे। आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को देख लीजिएगा, तो आप अगर आप पढ़ सकें तो वहाँ से प्रश्न उन किताबों को पढ़ सकते हो SCERT के। लेकिन वैसे मेरे पास ये बुक है और मैं भी इसी से तैयारी कर रही हूँ। तो इस बुक से यानी यहाँ ये जो भी है इसमें यानी सीधे आपके प्रश्न बनते हैं। यानी ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, यानी सौरमंडल, तारे, आकाशगंगाएं, यानी इन सब का जो सम्मिलित होता है, ठीक है, वो ब्रह्मांड कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में 3 सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, दूसरा साम्यावस्था या सतत सम्मिट सिद्धांत तथा तीसरा दोलन सिद्धांत प्रचलित है। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आपसे ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित हैं, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे ज़्यादा आपका यही पूछा जाता है, पहला वाला ये कि महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है, और ये भी आपके दूसरा साम्यावस्था और सतत सम्मिष्ट सिद्धांत। और इन्हें पढ़ने के साथ साथ इनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे और बुक में हमारी प्रैक्टिस भी दी गई है। इन सभी सिद्धांतों में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोट से हुई है, जो 15 अरब वर्ष पहले घटित हुई थी। यानी ये कितने वर्ष पहले घटित हुई थी, तो ये आपके 15 अरब वर्ष पहले घटित हुई थी। महाविस्फोट सिद्धांत, जैसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, का प्रतिपादन एन जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। यानी इसका प्रतिपादन जो महाविस्फोट का सिद्धांत था इसे किसने दिया था, तो एन जॉर्ज लेमेंटेयर ने, और इसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वर्ष 1929 में एडविन हब्बल ने डॉपलर सिद्धांत के आधार पर यह प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तथा इसके प्रमाण के लिए उन्होंने रेड शिफ्ट की घटना को प्रतिपादित किया। यानी ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसका मतलब जो विस्तार है, यानी ये दिन ब दिन ये विस्तारित हो रहा है, बढ़ रहा है, विशाल हो रहा है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं हम। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए वर्ष 2010 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ने जिनेवा में लॉर्ज हेडन कोलाइडर LHC नामक महाप्रयोग किया।
हिग्स बोसॉन, जिसे गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य गिरे होने का अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में ऐसे पदार्थों की मौजूदगी है जो अदृश्य है और ब्रह्मांड का 90 से 95% द्रव्यमान इसी अदृश्य पदार्थ के कारण है, जिसे वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर का नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। आकाश में दिखाई पड़ने वाले अनेक पिंड जैसे तारे, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु इत्यादि खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा भी जाता है, अभी सीटेट में भी पूछा गया था कि खगोलीय पिंड क्या है। तो इनमें हमारे आते हैं तारे, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु। ये सभी हमारे यानी ये सौरमंडल में और ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है तथा जो तारे की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी को दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाने वाले छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यानी हमारे जो सूर्य से ग्रहों की मतलब जो स्थिति है, यानी सबसे पास में जो सूर्य के ग्रह हमारा वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, ये हमारे ग्रहों का क्रम है। तो सबसे छोटा ग्रह भी हमारा बुध ही है और सूर्य के सबसे पास ग्रह भी हमारा बुध ही है। और ये जो मंगल और बृहस्पति है, ठीक है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में ऐसे बिंदु नुमा छोटे छोटे यानी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। जो पिंड हैं छोटे छोटे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और फिर फोरवेस्टा मतलब एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। प्रश्न आपका यहाँ से बनता भी है। अब बात करते हैं धूमकेतु। सौरमंडल में विद्यमान गैस एवं धूम का संग्रह युक्त छोटे छोटे अरबों पिंड होते हैं जो चमकदार होते हैं तथा ये तभी दिखाई देते हैं जब वो सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। हेली नामक धूमकेतु यह पुच्छल तारा का परिक्रमण काल 76 वर्ष का है तथा वह अंतिम बार वर्ष 1986 में दिखाई दिया था। यानी 1986 में ये हेली नाम का धूमकेतु, जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, ठीक है, ये 1986 में दिखाई दिया था और इसका 76 वर्ष का परिक्रमण काल है। यानी 76 वर्ष बाद ये फिर से दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम सौरमंडल की, और हम थोड़ा लंबी वीडियो बनाएंगे। यानी इस बुक को हमें पढ़ के ख़त्म करना है जल्दी क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। हम मात्र 2 दिन में ये ज्योग्राफी जितनी भी है कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम 2 दिन में ये पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और 2 दिन इसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल पर जुड़े रहें। डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं सौरमंडल, और सौरमंडल से आपके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, उपग्रह तथा आकाशीय पिंडों के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। यानी सौरमंडल में हमारे में कौन कौन शामिल है? इसमें ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं, उपग्रह हैं और आकाशीय पिंड। यानी इन सारे मतलब ग्रहों और उपग्रहों को, क्षुद्र ग्रहों को, उल्काओं को मिला के हमारा सौरमंडल बनता है और इसे हम सौरमंडल कहते हैं। आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। यानी हमारे जो ग्रह हैं उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। यानी कुछ हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं और कुछ हमारे बाह्य ग्रह होते हैं। इन 2 भागों में हमने इसको विभाजित किया है। आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल हैं। और प्रश्न आपसे यहाँ से बहुत बनता है कि निम्न में से मतलब कौन एक आंतरिक है या कौन एक आंतरिक नहीं है। जबकि बाह्य ग्रहों के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण हैं। सूर्य की उम्र लगभग 4.5 बिलियन वर्ष है एवं इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का
समय लगता है। सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। और प्रश्न आपका यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि अरोरा बोरियालिस क्या होता है और दक्षिणी अरोरा क्या होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिस, और ये कहाँ बनते हैं, तो इसे आप हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। ये अरोरा बोरियालिस है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस है। यानी ये उत्तरी ध्रुव पर इसको बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही फर्क होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य है। इसकी आयु लगभग 40,000 मिलियन वर्ष है, जो हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस से बना है। सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति नाभ की संलयन के द्वारा होती है। यानी जो सूर्य में, ठीक है, ऊर्जा आती है तो वो किसके कारण होती है, नाभ की संलयन के द्वारा। अब बात करते हैं हम ग्रहों के। वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर एक समान गति से अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। यानी वे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। वर्तमान में सूर्य के 8 उपग्रह हैं, क्योंकि प्राक सम्मेलन 2006 में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के सम्मेलन में यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। यानी 2006 से पहले प्लूटो को भी ग्रहों की श्रेणी में रखा गया था, यानी ये भी एक ग्रह का था। तो पहले हमारे ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अब हमारे ये ग्रह कितने हैं, 8 ही हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है एवं इसकी सौरमंडल में सर्वाधिक कच्ची गति है, जहां दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो आपके यहाँ से भी सीधे सीधे प्रश्न बन जाता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका बुध है और सबसे छोटा ग्रह भी आपका यही है। और ये जहाँ दिन अति गर्म और रातें बहुत बर्फीली होती हैं, वो बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता, यानी बुध का कोई भी उपग्रह भी नहीं है। और यानी इस पर तापमान दिन में बहुत ज़्यादा होता है और रात में बहुत कम होता है। दिन में इसका आपका तापमान 390 सेंटीग्रेड तक हो जाता है और रात में -170 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये बुध का ये तापमान होता है और इसका अपना कोई वायुमंडल भी नहीं होता है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं होता है। अब बात करते हैं हम शुक्र की। तो शुक्र पृथ्वी का निकटतम, यानी बुध सूर्य का निकटतम है और शुक्र पृथ्वी का निकटतम है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है, जिसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, ठीक है। यानी ये मतलब जैसे सूर्य के विपरीत, ये पृथ्वी के विपरीत ये इसका घूर्णन होता है। और इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह और प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह, पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह, पृथ्वी की बहन, विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है शुक्र को। शुक्र घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बुध के समान इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात हमारा बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बात करते हैं मंगल की। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसका अक्ष पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है, जिसके कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल अपनी ध्रुव पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। फोबोस एवं डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, यानी मंगल ग्रह के
दो उपग्रह हैं और ये बहुत पूछे भी जाते हैं कि फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं, तो ये आपके मंगल ग्रह के हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यानी हमारा सबसे बड़े ग्रह का क्या नाम है, तो ये बृहस्पति है। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्य रूप से मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह के हैं, यानी सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह यानी सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला जो ग्रह है तो वो हमारा बृहस्पति है, और इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ गॉड भी इसे कहा जाता है, और सबसे तीव्र गति से घूर्णन भी इसी का है, और इसे ग्रेट रेड स्पॉट यानी महान लाल धब्बों वाला ग्रह भी हमारा बृहस्पति को ही कहा जाता है, और इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। अब बात करते हैं शनि की। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय मौजूद हैं। इनकी संख्या 10 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण की यानी यूरेनस की खोज विलियम हर्शेल ने की। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, यानी यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। यानी पृथ्वी पर हमारा सूर्योदय किधर होता है, पूर्व की तरफ होता है, और इसमें किधर होता है, पश्चिम की तरफ होता है। बरुड की खोज सन 1840 में जर्मन खगोलक के जहान गाले ने की थी। ये हरे रंग का ग्रह है तथा इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। अब बात करते हैं हम पृथ्वी की। तो ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है, यानी जिस पर जीवन पाया जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, यानी पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है और वो उसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है, यानी 12,756। ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष कहा जाता है। यानी पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है, तो उसमें मतलब लगा समय, क्या उसको हम क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। एवं पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं, यानी घूर्णन के कारण। और प्रश्न आपके यहाँ से पूछे भी जाते हैं कि पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होने का क्या कारण है और पृथ्वी के दिन रात होने का क्या कारण है। पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर झुकाव के कारण दिन रात बड़े छोटे होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी 3 जनवरी को सबसे कम होती है। इस घटना को उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत जब 4 जुलाई को पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है तब उसे अपसौर कहते हैं। और प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं कि उपसौर किसे कहते हैं और अपसौर किसे कहते हैं। गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 0.6 सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है और ये पृथ्वी का एकमात्र
उपग्रह भी है, जिसे जीवाश्म ग्रह की उपमा भी दी जाती है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की भू परपटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन तथा सिलिकेट है। भू परपटी पर मिलता है, ठीक है। चंद्रमा का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 होने से चंद्रमा का पलायन वेग कम है। फलतः चंद्रमा पर भारी गैसों का अभाव होने से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं एवं वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा पर मौसमी तत्व जैसे बादल, वर्षा तथा कुहासा आदि का अभाव पाया जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी और चंद्रमा की जो बीच की ये औसत दूरी है, ठीक है। तथा इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.34 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के परिभ्रमण एवं परिक्रमण काल की अवधि बराबर होने के कारण 27 दिन 8 घंटे हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। अब परिभ्रमण किसे कहते हैं एवं परिक्रमण किसे कहते हैं? सभी ग्रहों का परिभ्रमण एवं परिक्रमण अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण है वो कितना है? 24 घंटे का है और परिक्रमण है वो 365 दिन का है, या 366 दिन भी कह लेते हैं। इसका मतलब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का है। परिक्रमण यानी सूर्य की परिक्रमा लगाती है और पृथ्वी, और परिभ्रमण अर्थात जब अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है तो इसे परिभ्रमण कहा जाता है। इसे ट्रिक से ऐसे भी याद कर सकते हो, यानी जब हम घूमने के लिए निकलते हैं तो पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है तो परिभ्रमण, और जब हम किसी का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमण यानी सूर्य का लगाती है। तो इसी तरीके से चंद्रमा का परिभ्रमण और परिक्रमण ये मतलब बराबर है, तो इसीलिए चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो वह स्थिति सुपर मून या पेरिजी फुल मून कहलाती है। एवं जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। जब किसी विशेष वर्ष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो वह मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर होगा, यानी था, ठीक है। ये थोड़ा पिछली वर्षों की आधार पर ये बुकों में दिया होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यानी हम मात्र 2 दिन में ये पूरी ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे। यानी ज्योग्राफी में आपके कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं वही टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो बीपीएससी के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं, और हम आगे आपको क्या पढ़ा सकते हैं, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और रही बात भाषा की, तो भाषा में आपकी मात्र हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी, और उर्दू और बांग्ला की तैयारी चैनल पर नहीं कराई जाएगी। तो हिंदी की तैयारी भी आपको मात्र 2 दिन में पूरी करा दी जाएगी, और फिर एंड में हम मात्र प्रैक्टिस लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाने से ही इतने कम समय में हम एक बेहतर तैयारी कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।